Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 10th of December 2021, Friday. Inspiration of the day is you can either experience the pain of discipline or the pain of regret. The choice is yours. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 4. Railway resumes consultation on private operations. So, as per the officials, the Indian Railway has started the consultation with the private sector representative for once again tendering the route to run the commercial passenger train. ऐसा नहीं है कि इंडियन रेलवे ने पहली बार किया, इससे पहले भी कई बार कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुका है, टेंडरिंग भी इनवाइट करी गई है, बट बहुत अच्छी बिड्स नहीं मिले इंडियन रेलवे को कुछ जो ऑपरेशन है जिनको इंडियन रेलवे प्राइवेटाइज करना चाहता है उस केस में. So probably bidder for running private train in the countries are looking for lower operating cost. And in this line, both the parties have once again started the conversation. एंड रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने फर्स्ट बिड राउंड जो था उसको कैंसिल कर दिया था, उसको स्क्रैप कर दिया था. क्यों? क्योंकि जो पार्टिसिपेशन आए थे, जो बिड्स आए थे, जो कोटेशंस आई थी वो बहुत कम थी और मैक्सिमम केसेस में इंडियन रेलवे खुद एक पार्टिसिपेंट था. तो प्राइवेट सेक्टर से बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं मिला था फॉर फर्स्ट बिड राउंड और उसको देखते हुए रिसेंटली रेलवे बोर्ड ने फर्स्ट बिड राउंड को स्क्रैप कर दिया था. और ऐसा कहा जा रहा था कि प्राइवेट जो बिडर्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, दे वांट द लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उनको ये लग रहा था कि इन ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करना या किसी तरह की प्राइवेट ट्रेन को रन करना प्रॉफिटेबल नहीं होगा, जबकि उसके साथ में इंडियन रेलवे ऑलरेडी एक लो कॉस्ट की ट्रेन रन कर रहा है. रिप्रेजेंटेशन बिफोर द मिनिस्ट्री साइड द हाई कॉस्ट ऑफ द रैक्स, एलिवेटेड haulage and mandatory base fare as a matter of concern for private sector. तो कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थी जिनको लेकर के प्राइवेट सेक्टर के अपने कंसर्न थे, जिसमें फेयर बेस, जो मिनिमम मैंडेटरी फेयर बेस रखा गया है कि इससे ज़्यादा आप फेयर नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी. इसके अलावा ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी वो भी बहुत ज़्यादा थी और इन सब रीजंस की वजह से प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंथुसियास्टिक नहीं रहा और उनको प्राइवेट सेक्टर को ये लगता था कि जो भी वो प्राइवेट ट्रेन ऑपरेट करेंगे दैट विल नॉट बी द वायबल प्रोजेक्ट और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट फॉर देम. बहुत ज़्यादा कॉस्ट के सेग्रीगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि रैक के क्या चार्जेस थे, कितना हॉलेज का चार्ज है, बहुत ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं. इट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, बट हाँ ओवरऑल जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन उनका ये कहना है कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट. कुछ ऐसे स्टैटिक कॉस्ट हैं जिनको, या कुछ ऐसे स्टैटिक चार्ज हैं जिनको वेव ऑफ किया जा सकता है प्राइवेट ट्रेन के लिए, जिससे कि ये जो वेंचर है प्राइवेट कंपनीज का ये प्रॉफिटेबल हो सके पार्टिसिपेटिंग कंपनीज के लिए. उनका ये भी कहना है कि देयर इज ऑल्सो अ मिनिमम बेस फेयर फॉर आवर बर्थ विच विल हैव टू बी पेड टू द इंडियन रेलवे इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रेन ऑपरेट्स और नॉट. तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो कि प्राइवेट सेक्टर नेगोशिएट करेगा रेलवे बोर्ड से for participating into the privatization process of Indian Railway. So this is the track record. July 2020, request for qualification for first round of private train operation. October 120 application has been received from 12 clusters and from 15 firms approximately. क्या किया था इंडियन रेलवे ने? क्लस्टर बना दिए थे रूट्स के और उन क्लस्टर्स के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन इनवाइट किया था. डेफिनेटली कुछ क्लस्टर्स थे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव थे और कुछ क्लस्टर्स ऐसे थे जहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा थी बट वहाँ से प्रॉफिट नहीं था बिकॉज ऑफ द लेस पैसेंजर नंबर. तो इसके बाद नवंबर में 120 एप्लीकेशन जो थे वो एलिजिबल फाउंड हुए. इसके बाद फरवरी 2021 में टारगेट टू अवॉर्ड द क्लस्टर मिस बिकॉज ऑफ सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल. जुलाई बिड्स ओपन, ओनली two bidders were found, that is IRCTC and MEIL. तो मोस्ट ऑफ द जो बिड्स या जो टेंडर खोले गए उसमें ये दो कंपनी ही बिडर के फॉर्म में
या लो कॉस्ट बिडर या एलिजिबल बिडर के फॉर्म में सामने आई। तो डेफिनेटली अगर आप देखें IRCTC जो है वो इंडियन रेलवे की ही एक सब्सिडरी है और एक MEIL का पार्टिसिपेशन था। इसके अलावा कुछ क्लस्टर तो ऐसे थे जहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं आया था। सो मिनिस्ट्री कंसीडर्ड दैट Ministry has pondered that this particular first bidding round needs to be scrapped. So November, Ministry scrapped the first round of bidding, saying that no, they have not found any lucrative or any relevant or eligible bidder into the first round. और दिसंबर में सेकेंड राउंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन का स्टार्ट किया गया है, जिसमें सबसे पहले जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे कंसल्टेशन किया जा रहा है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर प्राइवेटाइजेशन की टेंडरिंग प्रोसेस में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दैट इज गिवन ऑन Indian Railway to get ₹20K crore in supplementary demand। तो बेसिकली दोनों न्यूज़ जो रेलवे से रिलेटेड थी ये पेज नंबर 4 पर दी हुई थी और इनको मैंने एक ही कॉलम में कवर करने की कोशिश करी है सो दैट यू कैन रिलेट इट बेटर। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 20,000 crore अंडर द सेकेंड ट्रांच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। और इस ग्रांट के रिसीव करने के बाद से जो इंडियन रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 2.35 ट्रिलियन से ज़्यादा हो जाएगा फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 22। So after Parliament approved the supplementary demand, the railway budget will go up by 40,000 crore। और डेफिनेटली जो सप्लीमेंट्री ग्रांट रेलवे को मिल रही है दैट विल बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, अपग्रेडेशन ऑफ रेलवे स्टेशन, बाइंग 100 ट्रेन सेट, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, इन सारे पर्पस के लिए ये ग्रांट यूज़ करी जाएगी। इसका सीधा पर्पस है कि रेलवे के ऑपरेशन को स्मूथ बनाना, रेलवे को एफिशिएंट बनाना, रेलवे को प्रॉफिटेबल बनाना। ऐसे वेंचर्स जहाँ पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इनवाइट किया जा सकता है, ऐसी जगहों पर ऐसे ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करके रेलवे को एक वायबल प्रोजेक्ट में, इंडियन रेलवे को एक वायबल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना। वी ऑल नो कि सिंस मेनी लॉन्ग इंडियन रेलवे इज रजिस्टरिंग द ह्यूज लॉस। सो फाइनली अब उसको रिवैम्प करने की कोशिश करी जा रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 7। मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट शुड बी 25% सेज वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हुई है, बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी इस न्यूज़ को कवर किया था, आप सब ने इसको पढ़ा भी होगा इफ़ यू आर रेगुलरली फॉलोइंग द बिजनेस स्टैंडर्ड, जहाँ पर यह बताया गया था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईली अनइक्वल कंट्री, जहाँ पर जो वेल्दी हैं वो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं और जो पुअर हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं। दे कैन नॉट अफोर्ड द इवन बेसिक एमिनिटीज़ फॉर दैम। तो एज पर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट there should be the minimum global minimum tax rate for मल्टीनेशनल, एटलीस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक मिनिमम टैक्स रेट होना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉन्टिनेंट। और वो रेट कितना परसेंट प्रपोज किया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने, दैट इज 50%। तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 15% का ग्लोबल मिनिमम टैक्स मल्टीनेशनल कंपनीज पर लगाया जाना चाहिए, एंड विच इज एग्रीड अपॉन। नाउ इट सेड दैट 15% rate would lead to a race among the countries to reduce their corporation tax rate to the level, a risk that would reduce if the rate were raised to 25%. So as per World Inequality Report, if the MNC or minimum global tax if increased or raised up to 25%, it will reduce the risk of race between the countries. In that race they will reduce their corporation tax. So the race for reducing the corporation tax between the countries will get minimized if this minimum corporation tax or global minimum tax will raised up to 25%. As per the World Inequality Report, 15% tax rate would result in approximately 500 million tax gain in a year for India without carve out, and 400 million tax gain a year with a carve out.
और अगर यही 15% टैक्स रेट 25% तक बढ़ा दिया जाता है, सो दिस विल लीड टू 1.4 बिलियन टैक्स गेन for India in a year without carve out, or 1.2% billion tax gain with a carve out for annual pattern. What is carve out? Carve out basically allow the corporations or MNCs with sufficient activities in low tax countries to be exempt from the minimum tax base. तो बेसिकली ऐसी एमएनसीज जो कि अपना टैक्स या अपना टैक्स बेस ऐसे कंट्री में शिफ्ट कर देती हैं जहाँ पर जो टैक्स होता है, कॉरपोरेशन टैक्स होता है, वो मिनिमम होता है, कम होता है, और ऐसे कंट्रीज़ को हम जनरली टैक्स हेवन कंट्रीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 15% और 25% को लेकर के जो प्रपोजल है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का, हालांकि 15% पर मैक्सिमम कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री हो चुके हैं। रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था। आपको बताना होगा कि किस कन्वेंशन में ये डिसीजन हुआ था। हमने इस एनालिसिस में डिस्कस भी किया है कि 15% पर कई सारे कंट्रीज़ एग्री हुए हैं। बेसिकली प्रॉफिट इरोजन और बेस शिफ्टिंग को लेकर के जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उस पर एक कंसल्टेशन, एक इंटर गवर्नमेंटल डेलिब्रेशन हो रहा था, जहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर एग्रीइंग ऑन 50% मिनिमम ग्लोबल टैक्स रेट। और इसी एग्रीमेंट को लेकर के वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने ये कहा है कि जो 15% का टैक्स रेट डिसाइड किया गया है, इसकी मेथडोलॉजी में बहुत सारे फ्लॉज हैं। हालांकि 15% और 25% दोनों पर ही कितना कितना गेन होगा कंपनीज को, मोर स्पेसिफिकली इंडिया जैसे कंट्री को जो कि बहुत ज़्यादा इनइक्वल है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, उसको भी डिस्कस किया है। सो की रिपोर्ट दैट इज ब्रॉट बाय फ्रांस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब सेड द एग्रीमेंट वॉज फ्लॉड इन several key aspects. And as per this report, 15% tax rate is lower than what working class and middle class people typically pay in high income country. Apart from it, it is also lower than the average statutory rate that corporation face in those places. और इस रिपोर्ट का ये कहना है कि इतना लो 15% जो प्रपोज टैक्स है वो इतना लो अगर रखा जाएगा और जो कंट्रीज एग्री कर गए तो इससे क्या होगा, कंट्रीज के बीच में एक रेस स्टार्ट हो जाएगी। रेस क्या स्टार्ट होगी कि जो कंट्रीज जहाँ पर हायर कॉरपोरेशन टैक्स है, अब वो कंट्रीज अपने स्टैट्यूटरी कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस करेंगे, एंड दैट विल लीड्स टू रेस टू बॉटम विद कॉरपोरेशन टैक्स, जो कि 1980 से ऑलरेडी ऑब्जर्व करी जा रही है। दैट विल इंक्रीज अदर चैलेंजेस एज वेल। तो फिलहाल के लिए 15% और 25% का जो डिफरेंस है वो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने हाईलाइट किया, और उसके अकॉर्डिंग 15% का जो कॉर्पोरेट टैक्स है दैट इज नॉट सूटेबल, but it should be increased up to 25% in order to mitigate the risk of race for reducing the corporation or statutory corporation tax, and this is the gain from 15% and 25% tax rate for इंडिया। इंडिया की बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो हाईली अनइक्वल कंट्री के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में। दिस इज बिकॉज ऑफ कार्व आउट और दिस इज विदाउट कार्व आउट। कार्व आउट मीन्स the practice of shifting the base, profit base, into the low tax country where any MNC is significantly present. Now let us look into the article number 3 that is given on page number 7. Scheduled bank status for Paytm Payment Bank. So Paytm Payment Bank, an associate entity of payment, on Thursday said it has received the banking regulators approval. किस लिए approval मिल गया है Paytm को? To operate as a scheduled payment bank, helping it to expand its financial service operations. So finally, as per the Paytm Payment Bank, they are now getting the license for operating as scheduled payment bank, and this license will increase the financial services operation of Paytm. The bank said it has been included in the second schedule of RBI Act, that is 1934. तो सेकेंड शेड्यूल आप सबको पता होगा, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स को भी पता होगा। सेकेंड शेड्यूल में आरबीआई के वो सारे बैंक्स इंक्लूडेड होते हैं जिनको हम शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। If they are listed as a scheduled bank, they need to follow guidelines or certain rules and regulation issued by RBI time to
टाइम। और इसी अनाउंसमेंट के बाद से जो पेटीएम का शेयर था वो अप्रॉक्सीमेटली 2.6% तक इंक्रीज हुआ। पेटीएम के शेयर प्राइस में 2.62% का इंक्रीज देखने को मिला, जो कि 1594.55 पर प्राइस पर शेयर पर क्लोज हुआ। और हम सभी को पता है कि लिस्टिंग के बाद से पेटीएम वॉज फेसिंग, पेटीएम के जब से शेयर पब्लिक हुए थे उसके बाद से पेटीएम वॉज अंडर इमेंस प्रेशर। But after this notification, after this news, at least 2.62% increase has been seen into the Paytm's share prices, and RBI issued a notification on October 7 saying Paytm payment banks has been included into the second schedule, and the same has been published in the Gazette of India dated October 2 to 8. अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन भी होगा कि ये शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिलने के बाद से, पेटीएम तो पहले भी पेमेंट बैंक की तरह ऑपरेट कर रहा था, अब वो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक हो गया, तो उसके बाद से पेटीएम के स्टेटस में क्या चेंज आएगा और क्यों पेटीएम का प्राइस जो है वो सडनली मार्केट में शेयर प्राइस जो है वो immediately shoot up किया after this news. So with the scheduled bank status, now Paytm payment bank can participate in government and large corporation issue request for proposal, primary auctions, fixed rate and variable repo rate and reverse repo rate, along with participation in marginal standing facility. तो जैसे कि हमारे SBI, PNB इस तरह के बैंक्स ऑपरेट करते हैं, बैंक्स के जो रेगुलेशंस होते हैं वो सारे आरबीआई को फॉलो करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस पर ऑपरेट करते हैं। अब से पेमेंट बैंक भी उसी तरह से ऑपरेट करेगा। गवर्नमेंट जितने भी जी सिक्योरिटीज स्टेट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जी सिक्योरिटीज इशू करेंगे या एसडीएल इशू करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट अब पेटीएम को मिल गया। इसके अलावा फिक्स्ड रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब में अब पेटीएम पार्टिसिपेट कर सकता है आफ्टर गेटिंग द शेड्यूल्ड बैंक status. Apart from it, the bank will be eligible to partner in the government financial inclusion scheme. So government की जितनी भी स्कीम चलती है, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे वो लोन डिसबर्समेंट को लेकर के हो, जितने भी डायरेक्शन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती है फॉर इम्प्रूविंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन, उन सारी स्कीम में भी आप पेटीएम पार्टिसिपेट कर सकता है। जो भी सब्सिडी डिसबर्समेंट होता है, चाहे वो मनरेगा से रिलेटेड हो, सब में अब पेटीएम का पार्टिसिपेशन हो सकता है। इट हैज़ नाउ बिकम एलिजिबल फॉर रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी फ्रॉम आरबीआई एट अ बैंक रेट एज वेल। सो टाइम टू टाइम अगर पेटीएम को पैसा चाहिए होगा तो वो आरबीआई से लोन भी ले सकता है रेपो रेट पर, आफ्टर गेटिंग दिस शेड्यूल्ड स्टेटस। Apart from it, the Paytm can also be a member to the clearing house for foreign exchanges to get access to the currency storage facilities. So जितना भी scheduled बैंक को ऑपरेशन करने की फ्रीडम मिली है वो सारे ऑपरेशन अब Paytm कर सकता है। So this is the stock pattern of Paytm after this news, and this is the key points that you can remember, that you can understand what is the meaning of getting the scheduled status. Scheduled means RBI में scheduled, RBI के 1934 एक्ट में सेकेंड शेड्यूल में ये सारे बैंक लिस्टेड हैं, इसीलिए इनको शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है। सो ऑल दीज आर द एक्टिविटीज दैट पेटीएम कैन नाउ परफॉर्म आफ्टर गेटिंग दिस स्टेटस। Now let us look into some other news clips. Rupee weakens to 18 month low. इंडियन रुपी कल 18 महीने के लो पॉइंट पर क्लोज हुआ। थर्सडे को इंडियन रुपी की जो परफॉर्मेंस रही वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। अ डे आफ्टर आरबीआई मेंटेन द स्टेटस को ऑन पॉलिसी रेट, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था कि एमपीसी में आरबीआई ने पॉलिसी जो रेट्स है उनको ना कट किया है ना इंक्रीज किया, स्टेटस को मेंटेन किया, और उसके बाद से इंडियन रुपी जो है वो अपने 18 महीने के लोवेस्ट पॉइंट पर कल क्लोज हुआ, बट टाइटन द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम एज पर द आरबीआई। तो आरबीआई के इंस्टांस के बाद है कि कोई रेपो रेट में या पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं होगा, बट येस आरबीआई विल टाइटन द एक्सेस लिक्विडिटी बाय VRRR, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था। आप देख सकते हैं कल का न्यूज़ एनालिसिस। इसी न्यूज़ के बाद से इंडियन रुपी है वो गिरता चला गया, अपने 18 महीने के लोएस्ट पॉइंट पर आया। द पार्शली कन्वर्टेबल करेंसी क्लोज एट 75.52 per dollar, a lowest since July 2020.
when it has touched approximately 75.59. और वेटनेसडे को अगर हम देखें एक दिन पहले द नंबर वॉज 75.45 जो कि डिक्रीज होते होते 52 तक आ गया आफ्टर दिस न्यूज. एंड अकॉर्डिंग टू द करेंसी एक्सपर्ट द प्रेशर ऑन रुपी वुड कंटिन्यू. Some even said that domestic currency may cross its record low level as the US Federal Reserve withdraw its easy money policy and move towards the tightening of the rate. तो ये कहना है कुछ एक्सपर्ट्स का, करेंसी मार्केट एक्सपर्ट का ये कहना कि अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, जो पैसा है जो रुपया है वो और डिवैल्यूएट करेगा. अगर इसमें थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट वे में ले जाएं तो डेफिनेटली इससे कुछ को फ़ायदा भी होता है, कुछ ग्रुप को और कुछ ग्रुप को नुकसान होता है. मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए करेंसी डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है कि इम्पोर्टर्स को फ़ायदा होता है, कि किस जो इंडियन रुपी की करेंसी डिवैल्यूएट होती है या कमज़ोर होती है तो किस सेगमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है. इट इज़ जस्ट एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. अगर आप थोड़े से कंसेप्ट लगाएंगे यू कैन ईजिली गेट इट. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. कीप हैंड्स ऑफ यूएसओ फंड टेलकोस टू सैटेलाइट प्लेयर. कल ही हमने डिस्कस किया था कि जो कांग्रेस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ की, जहां पर कंपनीज़ ने ये पिच किया है, टेलीकॉम कंपनीज़ ने, सैटेलाइट कंपनीज़ ने, कि जो यूएसओ फंड है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, जो लाइसेंसिंग के टाइम में कंपनीज पे करती हैं, उस फंड को कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए और डिवाइस की एक्सेसिबिलिटी, डिवाइस की अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को यूज़ करना चाहिए. तो उसी के बाद से सीधा सीधा बोला है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से सैटेलाइट प्लेयर्स को कि आप उसमें इंटरफेयर मत करिए. इट इज़ द आवर फंड, आवर पूल्ड मनी. अगर हम यूएसओ की बात करें, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, so this fund was set up by the government in financial year 2003 for what? To provide the subsidy for inclusive communication growth, and nearly 300 to 350 million 2G users have still not shifted to 4G because of the high cost of the upgradation, which includes the cost of buying a new mobile phones. और उसी को लेकर के जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज थी उनका ये कहना था कि जो ये फंड 2003 में क्रिएट किया गया था, जो कि कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज एज अ ऑब्लिगेशन फंड पे करती हैं एट द टाइम ऑफ लाइसेंसिंग, दिस पर्टिकुलर फंड कुड बी यूज्ड फॉर subsidizing the smartphones and improving the network connectivity. And telcos are arguing that they contribute approximately 5% of their license fee every year to this fund. और सैटेलाइट फर्म्स जो कि इस पैसे को देख रही हैं उनका इस पर कोई अधिकार नहीं है. अप्रॉक्सीमेटली 58,764 करोड़ का जो फंड है वो अभी तक इस ट्रस्ट में अवेलेबल है, जिस पर सैटेलाइट प्लेयर्स की भी नज़र है और टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर्स की भी नज़र है. और टेलीकॉम कंपनी से पहले जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी थी कि इसी फंड को यूज़ करते हुए जो नेटवर्क की जो ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए, जिससे कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी नूक्स एंड कॉर्नर्स तक पहुँचे. तब सैटेलाइट प्लेयर्स और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि ये फंड जो है वो किसका है और कौन इसको कैसे यूज़ करेगा. फिलहाल गवर्नमेंट के साइड से कोई इस पर नोटिफिकेशन नहीं है. 2 बिलियन की लड़ाई है. लेट अस सी हाउ government will actually take action. Now let us look into the next clip. Top 500 India companies added $1.2 trillion this year. Hold on. So top 500 Indian companies added approximately $1.2 trillion. $1.2 trillion means 90 trillion rupees to their valuation of $3 trillion as a stock market rose to a record high in financial year 21. पैंडेमिक में जो स्टॉक मार्केट है, बेंचमार्क इंडाइसेस हैं, वो पेक्यूलियरली परफॉर्म कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन नहीं है. बहुत अगर आप देखें रिसेंट टाइम में तो स्टॉक मार्केट है पैंडेमिक के ड्यूरेशन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है. इवन अगर हम देखें आईटी के केस में, तो आईटी सेक्टर के केस में भी जो आईटी बेस्ड कंपनी है, आईटीएस बेस्ड कंपनी है, उनकी जो वैल्यूएशन है वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ी है.
और इसको लेकर के जो कई सारे एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है इट इज़ जस्ट लाइक अ बबल। जब आईटी कंपनी से कहा जाएगा कि वैल्यू क्रिएट करिए, आप आपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ा दिए, नाउ शो दैट वैल्यूएशन, क्रिएट, बी प्रोडक्टिव, क्रिएट वैल्यू, ऐड वैल्यू, उस समय इनकी वैल्यूएशन सिग्निफिकेंटली गिरेगी। क्योंकि जिस तरह से वैल्यूएशन बढ़ रही है कंपनी की, उस तरह से आईटी कंपनी, मोर स्पेसिफिकली आईटी कंपनीज जो हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगी। ये न्यूज़ हमने आगे भी कवर करी है, अभी देखते हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं। 500 इंडियन कंपनीज जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने $1.2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन ऐड किया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द स्टॉक मार्केट, जो कि रिकॉर्ड हाई इंक्रीज हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 में ऑन द बैक ऑफ फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी कपल्ड विद द इंक्रीज ऑप्टिमिज्म अबाउट द पोस्ट कोविड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन इंडिया एज पर द रीसेंट रिपोर्ट फ्रॉम हुरन इंडिया। और अगर टॉप कंपनीज की बात करी जाए तो RIL, TCS, HDFC बैंक, इंफोसिस, ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा, भारती एयरटेल एंड विप्रो आर द टॉप 10 कंपनीज दैट हैव एडेड मोस्ट अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन। RIL ने अप्रॉक्सीमेटली 16.65 रुपीज़ ट्रिलियन का वैल्यूएशन ऐड किया है, और जो पिछले साल के कंपैरिजन में 28% ज़्यादा है। इसी तरह TCS ने भी 31% ज़्यादा वैल्यूएशन रजिस्टर किया है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर, फॉलोड बाय HDFC बैंक। और इसी को लेकर के नेक्स्ट न्यूज़ भी है, इंटरनेट फर्म्स रिस्क वैल्यूएशन फॉल इफ दे कैन नॉट शो द प्रॉफिट। MD और एक्सिस बैंक के जो MD हैं उनका भी यही कहना है कि जो न्यू एज इंटरनेट कंपनीज हैं जो कि अभी हाई वैल्यूएशन ड्रॉ कर रही हैं, ऑकेजनली हायर देन द ट्रेडिशनल बिजनेस। IT कंपनी से अगर आप देखें IPOs तो बहुत ज़्यादा जाना है IT और IT कॉमर्स, ई-कॉमर्स कंपनीज के। तो उसको देखते हुए जो हमारे एक्सिस बैंक के MD हैं मिस्टर अमिताभ चौधरी, उनका ये कहना है कि अभी तो जो इंटरनेट कंपनी है, न्यू एज इंटरनेट कंपनी है, चाहे वो फिनटेक कंपनी हो, चाहे वो ई-कॉमर्स कंपनी हो, जिस तरह की वो हाई वैल्यूएशन अट्रैक्ट कर रही हैं, इवन मोर देन ट्रेडिशनल बिजनेस, बट हाई वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन। जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है वो एक्सपेक्टेशन पे होता है, और एक्सपेक्टेशन किसकी होती है? इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, पब्लिक की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये कंपनी आगे जाकर के प्रॉफिट अर्न करेगी, और उसके प्रॉफिट अर्न करने से इन्वेस्टर्स को फायदा होगा, कंज्यूमर्स को फायदा होगा, सोसाइटी को एट लार्ज फायदा होगा। If their expectation is not met, the fall in value will be much higher than the increase in valuation as per the MD। और उनका ये कहना है कि जब ये आएगा अल्टीमेटली बिजनेस को कि now they will be valued on how much cash flow they generate and how that value translate into profit for shareholders, definitely their valuation will get decreased। तो ये कहना है मिस्टर अमिताभ चौधरी का कि अभी तो आप वैल्यूएशन, पैंडेमिक के ड्यूरेशन में वैल्यूएशन आप अपना बढ़ा करके आप पब्लिक को लिस्टिंग पर जा सकते हैं, शेयर प्राइस आप शेयर इशू कर सकते हैं, IPO इशू कर सकते हैं, बट आफ्टर टाइम विल नॉर्मलाइज। आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक जब इनसे कैश जनरेशन के लिए कहा जाएगा, प्रॉफिट जनरेशन के लिए कहा जाएगा, तो ऐसा समय आएगा जब ये जो नई एज की इंटरनेट कंपनीज हैं इनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिरेगा। ऑफ लेट न्यू एज इंटरनेट कंपनीज हैव ड्रॉन वेरी हाई वैल्यूएशन एट अ टाइम ऑफ गोइंग पब्लिक डिस्पाइट अ वीक बॉटम लाइन। बॉटम लाइन मीन्स प्रॉफिट। और इसके बाद भी दिस हैज स्पार्क डिबेट ऑन हाउ दीज कंपनीज ऑट टू बी वैल्यूड, स्पेशली व्हेन दे command higher valuation than some traditional companies that have been in business for a long। तो कहीं ना कहीं ये जो बबल है ये आगे जाकर ब्लास्ट होगा जब यही कंपनीज हाई वैल्यूएशन जिन्होंने आज किया है अपने शेयर्स का, अपने स्टॉक्स का, जब ये वैल्यू जनरेट नहीं कर पाएंगी, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगी, कैश जनरेट नहीं कर पाएंगी इन फ्यूचर। नाउ लेट अस लुक इनटू द नेक्स्ट क्लिप। नेवर रिकमेंडेड बूस्टर डोज INSACOG। सो इंडिया में बूस्टर डोज को, एडिशनल डोज को लेकर के बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का भी कहना है, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि देयर शुड बी बूस्टर डोज, क्योंकि जिस तरह से वायरस म्यूटेट कर रहा है उसको लेकर के अभी और ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत है वैक्सीन में, तो उसके लिए एक बूस्टर डोज लगाई जा सकती है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इम्यून सिस्टम और इम्यून स्टेटस ऑफ द पब्लिक। एडिशनल डोज की भी बात हो रही है, लेकिन अगर बात करें इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्शियम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम
INSCOG बोलते हैं, उसने क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर दिया, क्लियरली बोल दिया कि उसने किसी भी तरह की एडिशनल डोज या बूस्टर डोज की रिकमेंडेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नहीं दी है। रिसेंटली जो मीटिंग हुई थी नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की ऑन इम्यूनाइजेशन एंड नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप की ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19, उस मीटिंग में केवल और केवल वैक्सीन रिलेटेड स्टेटस की बात हुई थी। देयर वाज नो रिकमेंडेशन फ्रॉम इंस्टाकॉक फॉर एनी बूस्टर और एनी एडिशनल डोज, or without any scientific experiment, without any scientific evidence, this particular consortium will not advise any additional or any booster dose. तो ये बूस्टर डोज को लेकर के जो भी रिकमेंडेशन आ रही हैं, प्रॉबेबली दैट मे बी फ्रॉम NTAGI और NEGAVC, that is National Technical Advisory Group on Immunization, National Expert Group on Vaccine Administration for COVID-19. इसी के बाद से गवर्नमेंट ने भी ये इंश्योर कर दिया देयर विल बी नो रेगुलर फॉरेन फ्लाइट टिल January 31st. सो जितनी भी शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो सस्पेंड रहेंगी January 31st तक. टिल देन गवर्नमेंट ये ऑब्जर्व नहीं कर लेती कि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.